हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें हमने फर्स्ट वाला देख लिया था। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड से। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इट मीन्स दैट अ प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, क्वालिटी एंड नेचर। सारे प्रोडक्ट्स अलग होते हैं एक दूसरे से फॉर्म, क्वालिटी और नेचर के हिसाब से। व्हेन a producer produces a product, there is a possibility that there are minor differences in the products in terms of form, fragrance, taste, shape, weight and quality. Due to these minor differences, the products can be called different. ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करता है उसमें माइनर डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सारे माइनर डिफरेंसेस की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आता ही है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, द फ्री मूवमेंट ऑफ फर्म्स मीन्स द अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ठीक है, सारे फर्म्स का फ्री एंट्री होता है और फ्री एग्जिट होता है। The supernormal profit attracts the firms freely in the market. Even when the firms suffer losses, they are free to exit from the market. जब फर्म्स लॉसेस सफ़र करते हैं तो वो लोग आसानी से मार्केट में से निकल सकते हैं। The free entry and exit of firms occurs only for the short period of time. This means that the firm enter freely by attraction of supernormal profit and exit freely when they suffer losses. When there is normal profit, the free entry and exit of the firm decreases and stops. The firms are not attracted by the normal profit, so the firms do not enter in the market. Similarly, the firms in the market do not exit as they are not suffering losses. अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो फिर जो फ्री एंट्री का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं तो वो फ्री एंट्री बहुत होगी, बट अगर नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है तो इतना नहीं होगा। और जब लॉसेस कर रहे होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते होंगे तो इतना एग्ज़िट भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स इतना नहीं लगता, अट्रैक्टिवनेस इतना नहीं होता। सेलिंग कॉस्ट, द एक्सपेंसेस डन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सब इंक्लूड होगा सेलिंग कॉस्ट में। द सेलिंग कॉस्ट इंक्लूड्स द पैकिंग, making the product attractive, sales taxes, transportation expenses given to wholesale and retail traders, showroom expenses, a specific amount expended for sales prices, gifts and the most important being the advertisement cost. तो ये सारे जो खर्चे हैं वो सेलिंग कॉस्ट में आएंगे। The selling cost does not include the production expenses. सेलिंग कॉस्ट में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे। तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज़ नॉट सीन इन मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन दिस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द सेलर्स ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स थ्रू द सेलिंग एक्सपेंसेस. The product difference in the market gives a particular identity to a product, so there can be possibility of selling cost. For example, mobile phones, shops etc. have different advertisements. हम different advertisements करके, different attractive offers देके, transportation expenses करके, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स के खर्चे करके, शोरूम लगा के हम प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसका सेलिंग बढ़ा सकते हैं। ये पॉसिबल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट इंकर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत सारे बायर्स होते हैं और सिर्फ एक ही सेलर होता है मोनोपोली में, और परफेक्ट कंपटीशन में दोनों ज़्यादा होता है। ठीक है, competition other than price. Monopolistic market has competition of price and also
competition other than price. The sellers, keeping the price fixed, try to attract the consumers by advertisement and compete by modifying the quality. Quality wise भी competition होता है, ना कि सिर्फ price wise. The sellers try to attract the consumers and compete on the basis of factors other than price. जो sellers होते हैं वो consumers को different ways से attract करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका sale बढ़ पाए. Imperfect knowledge regarding the market. The buyers and sellers do not have the complete knowledge related to the market. They are not aware of identical and substitute products. So the price of identical or substitute product are either high or low, resulting into different price of substitute products. बायर्स एंड सेलर्स को इतना परफेक्ट नहीं नॉलेज होता मार्केट के बारे में, ठीक है. वो लोग अवेयर नहीं होते हैं आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बारे में, तो उनकी जो प्राइस होती है वो आइदर वेरी हाई होती है या फिर वेरी लो होती है. तो इसलिए सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइस अलग अलग होती है. देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. द फर्म्स compete by creating a new identity of product and thus establishes monopoly like situation. ठीक है. तो बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और जो फर्म्स है वो कंपटीशन करती है बाय गिविंग अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और मोनोपोली जैसी सिचुएशन बन सकती है क्योंकि एक ही सेलर, अलग अलग सेलर है, वो अलग अलग वे के प्रोडक्ट को शेप देगा और प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने की कोशिश करेगा. दिस क्रिएट्स अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इसलिए मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसलिए इसको मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बोलते हैं. अब हम देखेंगे ओलिगोपोली. ओलिगोपोली हैज़ originated from the Greek words oligos, which means few, and polling, which means sellers. So oligopoly means the market having few producers. Producers या फिर जो sellers होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और इस situation को बोलेंगे ओलिगोपोली. Oligopoly includes the market having few producers which sell identical or substitute products. There is extreme competition in this market. क्योंकि सप्लाई प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, क्योंकि फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होती है मार्केट में. अब हम देखेंगे ओलिगोपोली की डेफिनेशन. पहले दी गई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर. Oligopoly is the market in which the firm decides its policy according to the behavior of the competitors. ठीक है. प्राइस कब बढ़ानी है, कब घटानी है, ठीक है, वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मार्केट के एक्शन के हिसाब से हम नक्की करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है एक्चुअली. ठीक है. किस तरह की प्रोडक्ट बनानी है, कब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखनी है, वो सारे डिसीशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स के एक्शन के हिसाब से होंगे. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बाउमोल, ओलिगोपोली इज़ द मार्केट इन विच इवन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स आउट ऑफ द टोटल लेस सेलर्स आर इफेक्ट इनफ टू अफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. तो कुछ सेलर्स भी पूरे मार्केट की प्राइस को अफेक्ट कर पाएंगे. अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली. फ्यू सेलर्स एंड न्यूमरस बायर्स. सेलर्स बहुत ही कम होते हैं और बायर्स जो है वो अनलिमिटेड होते हैं. द नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स इज़ लेस इन द मार्केट. द नंबर ऑफ फर्म्स इज़ लिमिटेड. द नंबर ऑफ फर्म्स रेंजेस फ्रॉम मोर देन 2 to less than 10 or 20. Due to this, few number of sellers have a monopoly control over the market. 2 या कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं. ठीक है. बहुत ही कम नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और बायर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. द नंबर ऑफ बायर्स इज़ न्यूमरस इन द मार्केट, so the importance of an individual buyer is negligible, due to which the buyers cannot affect the market price. बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बायर्स जो है वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे. सेलर्स जो है बहुत कम होते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब, तो वो मार्केट प्राइस को इफ़ेक्ट कर पाएंगे.
similar or substitutable products. There is a sale of identical or substitute products in oligopoly. When the firms in a market produce and sell identical or substitute products, it is oligopoly. For example, products like salt, crude oil, tea, etc. When the traders produce identical products, the market follows imperfect oligopoly. For example, cold drinks, motorcycle, etc. ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब क्या कि देखो ये कोल्ड ड्रिंक्स है और दूसरा है मोटरसाइकिल, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई तरह की क्वालिटीज़ आती है, कई तरह के ब्रांड्स आते हैं, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत सारे ब्रांड्स हमको मिल जाते हैं, वैसे ही मोटरसाइकिल में बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं। तो इसलिए जब वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो मोस्टली वो सिमिलर इन नेचर होते हैं, मोस्टली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिमिलर सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो बहुत कम सेलर्स होते हैं और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। In the market of oligopoly, the entry and exit of firms is free or regulated according to the type of oligopoly followed. If there is free oligopoly in the market, then there is free entry and exit of the firms. When the oligopoly is restricted, then the entry and exit of the firms is regulated. तो फ्री एंट्री भी हो सकती है या फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट ऑफ ओलिगोपोली। सेलिंग कॉस्ट, द एक्सपेंसेस डन फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट. The selling cost includes the packing, making the product attractive, sales taxes, transportation expenses given to wholesale and retail traders, showroom expenses, a specific amount expended for sales, prices, gifts, etc., and the most important being the advertisement cost. The selling cost does not include the production expenses. प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो भी उसको बेचने के लिए सारा खर्चा होता है वो सब सेलिंग कॉस्ट में आएगा. देयर इज़ एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन इन ओलिगोपोली, so the selling cost becomes an important factor of the market. The seller tried to attract the consumers through selling expenses. The product difference in the market gives a particular identity to product. So there can be possibility of selling cost, for example advertisements of television, car, etc. तो सेलर्स जो है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय इंकरिंग डिफरेंट सेलिंग एक्सपेंसेस. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी आता है, तो सेलिंग कॉस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट्स की जाती है रिगार्डिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टेलीविज़न, कार्स, एक्सेट्रा. ठीक है. फिर है इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है? द सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर इन दिस मार्केट. The sellers or producers can thus easily gain the important information about the other sellers or producers. The sellers and producers special focus on the quality and the type of the product to attract the consumers. For example, television, car, etc. Producers or sellers. So the firm decides the price, quality or type of its product based on the behavior of the competitors and is dependent on them. बहुत कम बायर्स या बहुत कम प्रोड्यूसर्स और सेलर्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के बारे में जानकारी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं. अगर किसी और प्रोड्यूसर ने या सेलर ने कुछ नया बनाया है तो हम भी कुछ अपने प्रोडक्ट में नया बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा सेल कर पाएँ. अभी है कंसेप्ट प्राइस स्टिकीनेस का, जिसको बोलेंगे हम किंग्ड डिमांड का. वो क्या होता है वो हम देखेंगे. द नंबर ऑफ फर्म्स इज़ लेस एंड दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर.
If any one firm decreases the price of the product, then according to the law of demand, due to comparatively cheaper price of the product, there is more demand of the product in the market of that particular firm as compared to other firms. There is a decrease in the demand of the products sold by other firms. अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस कर देंगे एज़ कम्पेयर टू द अदर फर्म्स, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हमने प्राइस रिड्यूस किया, ठीक है, जो कि सही है एज़ पर लॉ ऑफ डिमांड। इफ़ द कॉम्पिटिटिव फर्म्स डू नॉट विश दिस सिचुएशन, then they should also decrease the price of the product to stay in the competition. At the end, the price of the product reaches at a nominal level and becomes impossible to reduce the price further. तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे फर्म का ही प्राइस प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनके प्रोडक्ट्स नहीं सेल हो रहे, तो वो लोग भी अपनी प्राइस घटाने लगेंगे। तो ये सिचुएशन कैसे हो जाएगी कि सबकी प्राइस कम है तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगी और एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद हम प्राइस को फर्दर डिक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, वरना हमें लॉस होगा। On the other hand, if the firm increases the price of the product, then the demand of the product decreases and the competitive firms are profited. Thus, as the nominal price is resistant to change, the demand curve becomes kinged. मतलब अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो कभी एक लेवल तक हमें रखना पड़ेगा। ये क्या होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो प्राइस बढ़ गई, ठीक है, तो डिमांड क्या हो गई, मेरी कम हो गई, यहाँ पे कम है, ठीक है, और अगर मैंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया तो मेरी डिमांड क्या हो गई, बढ़ने लगी, ठीक है। तो इस तरह से डिमांड को जो है वो ब्रेक हो जाएगा, किंक हो जाएगा, एक लेवल पे अटकेगा, फिर वापस दूसरा लेवल स्टार्ट होगा। तो इसलिए मेरा डिमांड को है वो किंक होने लगेगा। दोनों सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपनी प्राइस घटाती हूँ तो मेरी डिमांड बढ़ जाती है, और अगर मैं अपनी प्राइस बढ़ाती हूँ तो डिमांड घट जाती है, ठीक है। तो अगर मैं प्राइस बढ़ाती हूँ तो बाकी सारे फर्म्स को फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स बिकने लगेगी, और अगर मैं अपनी प्राइस घटाती हूँ तो बाकी सारी फर्म्स भी अपनी प्राइस घटाएगी मुझे कॉम्पीट करने के लिए। इसलिए जो डिमांड को जो होती है वो किंक होने लगेगी, इसलिए इसको बोलेंगे किंग्ड डिमांड को। तो यहाँ पे हमारा मार्केट का चैप्टर नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ तक एक बार देख लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, और ये वाली जो एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप एक बार ये गो थ्रू कर लो और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।